सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। बाबा की खरी खोटी पे जो स्ट्राइक है वो कल यानी 9 सितंबर को पूरी हो जाएगा वो पीरियड। 10 तारीख से वो चैनल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो 10 तारीख से आपसे खरी खोटी पर भी मुलाकात होगी। आज अभी स्लो जिंदगी पे हैं हम लोग। मेरे साथ मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से भाई वीरेंद्र नाथ जी भट्ट साहब जुड़े हैं। भाई साहब प्रणाम। जी नमस्कार। भाई साहब अखिलेश जी ने अभी एक ऑन कैमरा धमकी दी है, अवनीश अवस्थी जी को देख लूंगा और पता नहीं किसको किसको देख लूंगा, इन्होंने मेरे को टोटी चोर बोला था। ये टोटी चोरी का मामला तो काफी पुराना हो गया, ये अब देखिए दोबारा ये क्यों मामला भड़क गए ये अखिलेश जी? ये ये मामला बहुत पुराना है। मैं आपको बता दूं उसका इसका बैकग्राउंड क्या है। जी उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं एसएन शुक्ला। उनकी एक संस्था है प्रहरी या लोक प्रहरी, उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी। और उसमें जी ये तर्क ये दिया गया था कि जितने लोग जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जो बड़े बड़े बंगले दिए गए हैं ये अवैधानिक है, इसको और ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, खाली कराया जाए। तो इन्होंने जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में विक्रमादित्य मार्ग पर एक बड़ा बंगला अपने नाम आवंटित किया था। उसमें स्विमिंग पूल था और तमाम जितनी भी आधुनिक सुख सुविधाएं थी वो सब उसमें था सरकारी खर्चे पर। उन्होंने वो खाली किया। उसके बाद ये खबर कहीं से चल गई टीवी चैनल पर कि वहां पे बहुत महंगी महंगी टोटियां लगी हुई थी, तो वो टोटियां भी उखाड़ ले गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने 2 दिन बाद या अगले दिन उन्होंने वो टोटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई कि देखो ये टोटियां हैं और ये मेरी टोटियां हैं और ये मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो उसके बाद से सोशल मीडिया ने इनको नाम दे दिया टोटी चोर। ये खुद इन्होंने शुरुआत कराई थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो वो टोटी चोर नाम अब चिपक गया है। और उसके बाद इन्होंने अपने बचाव में ये कहानी फैलाई कि मुख्यमंत्री सचिवालय में शायद उस समय अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव गृह थे। तो उनका कहना था कि ये इनके इशारे पर ये खबर आई है। अब खबरों के इस दुनिया में, खबरों के माया जाल में कभी कोई किसी के पास प्रमाण तो होता नहीं है कि कौन सी बात किसके इशारे पर आई, कब आई। और अभी उन्होंने हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो किसी ने कुछ सवाल पूछा कि कुछ ये कहा गया है। किसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया था, उसमें फिर ये टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो उन्होंने उस इन्फ्लुएंसर के बजाय ये कहा कि ये सब अवनीश अवस्थी वो जो है मुख्यमंत्री आवास उनके, अवनीश अवस्थी नहीं बल्कि उनके ओएसडी का नाम लिया कौशिक का, कि ये सब उसने कराया है और मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। साथ में ये भी कहा कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। अब ये बात जो है एक विक्टिम कार्ड के रूप में जातीय भेद को, जाति भावना को भड़काने के लिए ये लगातार 8-9 साल से कही जा रही है। जब कोई भी किसी नए घर में प्रवेश करता है तो गृह प्रवेश की पूजा होती है, शुद्धि होती है, सफाई होती है। ये एक सामान्य शिष्टाचार और ये सामान्य परंपरा है जो सभी हिंदू निभाते हैं। यही किया गया था योगी जी के लिए भी। उसको उन्होंने कह दिया कि गंगा जल से धुलवाया गया। और जब भी कोई मुख्यमंत्री नया इलेक्ट होता है और वो मुख्यमंत्री आवास में जाता है तो उस पूरे घर की जो है सफाई की जाती है, मरम्मत की जाती है, रंगाई पुताई की जाती है, दरवाजे खिड़की दीवारें पेंट होती हैं। ये भी वहां कराया गया था। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये पूरे देश में लगभग हर हर राज्य में और दिल्ली में होता है। उसको उन्होंने बड़ा मुद्दा बता दिया कि देखो मैं तो बैकवर्ड हूँ और ये जो है वो सवर्ण जाति के हैं, इसलिए कराया गया। तो ये जो उन्होंने फिर से ये जो राग अलापा है, ये केवल यही दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ से लड़ने के लिए या समाजवादी पार्टी के पास जनता को योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लामबंद करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। अब जैसे कि खाद की कमी को ले लें। खाद की कमी इस समय इसलिए हो गई कि मानसून जल्दी आ जाने की वजह से किसानों ने धान जल्दी बोना शुरू कर दिया। और धान का जो एरिया अंडर सोइंग था, जितने क्षेत्र में धान रोपा गया वो लगभग 30% बढ़ गया। तो उससे जो है एकाएक यूरिया की डिमांड पैदा हो गई। लेकिन ये बात ये भूल जाते हैं कि योगी आदित्य वो नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 10 साल में भारत में
76 लाख टन नए यूरिया खाद के उत्पादन के प्लांट लगे हैं और सभी काम कर रहे हैं। गोरखपुर शहर में खाद का कारखाना पिछले 30 साल से बंद पड़ा था। 2017 में जो है ये प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि ये प्लांट चालू किया जाएगा। वो प्लांट चालू हुए भी 5 साल से अधिक हो गया। 13 या 14 लाख टन यूरिया वहां भी उत्पादन हो रहा है। तो और भारत की जो यूरिया की खपत 2 करोड़ टन से अधिक है, फिर भी भारत को यूरिया आयात करना पड़ता है। यूक्रेन से आयात हो रहा था और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कारण वो सप्लाई बाधित हो गई, तो चीन से आयात हो रहा है। चीन ने जो है यूरिया के निर्यात पर पाबंदी लगा रखी थी, अभी उसने पिछले महीने शुरू की है। तो ये सप्लाई की बॉटलनेक थी, जिसके कारण ये मामला तो खूब बयानबाजी शुरू हो गई। अब धीमे-धीमे वो भी समस्या का निदान हो रहा है। तो कोई मुद्दा नहीं है, तो विक्टिम कार्ड खेलो अपने को कि मैं तो बैकवर्ड हूँ और ये बड़ी जाति के हैं, ये तो राजपूत हैं और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये विक्टिम कार्ड की राजनीति यहाँ पे मंडल आयोग 1990 में लागू हुआ था। 35 साल हो गए, आज तक यही चल रहा है इनके पास। इनकी असली समस्या क्या है? अब तक लालू यादव ने, बहुजन समाज पार्टी ने और मुलायम सिंह यादव ने और समाजवादी पार्टी ने जो पिछड़ी जाति का जो मतदाता वर्ग को संगठित करने के लिए, लामबंद करने के लिए हमेशा जाति घृणा, जाति भेदभाव और जाति अहंकार की भावना का ही साथ लिया है। योगी जी के 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बिना किसी जाति मजहब के भेद के सबको आवास मिला, शौचालय मिला, बिजली कनेक्शन मिला, अब पानी कनेक्शन भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर एलपीजी मिला, आयुष्मान भारत के तहत जो है स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिला और पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत सबको साल में 6,000 रुपए की सब्सिडी मिली। प्लस 4,000 करोड़ रुपए साल से ज्यादा की केवल ट्यूबवेल के लिए किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है। पूरे प्रदेश में ट्यूबवेल पर किसानों की बिजली फ्री है और ये खर्चा पिछले वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक था, तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये और प्लस पीएम कुसुम योजना में हर किसान के खेत में सोलर लैंप लगाए जा रहे, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो और ओल्ड एज पेंशन अलग अलग मिल रही है। तो ये 10 योजनाओं का लाभ जब लोगों के पास, और प्लस प्राइमरी स्कूल के टीचर के जो बच्चे हैं उनको अब तक जो है सरकार जूते, मोजे और यूनिफॉर्म, स्वेटर और किताबें, बैग, यूनिफॉर्म का अलग अलग खरीद के देती थी। उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था। अब सरकार ने सबको जो है वो पैसा 5,000 रुपया हर बच्चे के खाते में हर साल उनके खाते में भेजना शुरू कर दिया। अब यूपी गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा लोगों के खाते में सीधा भेजा है। और तो उससे जो है ग्राम प्रधान को परेशानी है, पंचायत सेक्रेटरी को परेशानी है, बीडीओ को परेशानी है, एडीओ को परेशानी है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार परेशान है, लोकल दलाल नेता परेशान है कि कोई गाँव वाला अब उनके पास चक्कर लगाने नहीं आता और कोई उन्हें सलाम नहीं करता, उन्हें पैसा नहीं मिलता। तो और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था ओल्ड एज पेंशन में, दिव्यांग पेंशन में, वो दूर हो गया क्योंकि अब जो है सबके पास खाता है बैंक में, सबके पास मोबाइल फ़ोन है और सबके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड जो है बैंक खाते से लिंक है, सरकार के पास डाटा है और वो सीधा बैंक के खाते में चला जाता है। तो अब लोगों ने कहा कि हमने पिछले 30 साल, 35 साल से केवल जाति के आधार पर एक-दूसरे को गालियाँ दी हैं। ये पहली सरकार आई है जो बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी रिश्वतखोरी के जनता को लाभ पहुँचा रही है। इससे इनकी राजनीति बहुत बाधित हो गई है। तो ये केवल टोटी-चोरी का मामला ले आए। सरकार ने कोई एक लेकिन पिछले योगी जी का ये 9वाँ साल है। 9 साल में ये एक मुद्दा ये नहीं बता पाए कि यूपी की सरकार ने या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता के हित के खिलाफ कौन-सा ऐसा काम किया है, एक नहीं बता पाए। और यूपी में अ, अभी बात करता हूँ। अब ये लगातार जो है जो एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो कैंपेन है, उससे भी जो पूरा इकोसिस्टम था समाजवादी पार्टी का, वो पूरा उखड़ गया है। ये उनकी समस्या हो रही है। ये है मामला। जी। हाँ, हेलो? जी। तो ये है समस्या इनकी। और यूपी में उत्तर प्रदेश जी में भाई। गायों की स्मगलिंग का काम बंद हो गया, गायों का मांस का काम बंद हो गया,
यूपी में जो गाड़ियां उठाई जाती थी वो काम बंद हो गया, सब काम बंद हो गया। हाँ, अभी कोई प्रोग्राम में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये है मामला। तो अब और अब जो है अगले साल अप्रैल में पंचायत का चुनाव है, उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव है। ये लगातार तीसरा विधानसभा का चुनाव है जब बीजेपी मेरा मैं आज ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल बड़ा कूल पॉलिटिकल असेसमेंट है कि बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना लगभग असंभव है आज की तारीख में। क्योंकि जिस तरीके का जी जो अभियान चल रहा था पूरे देश में कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और जिस तरीके से एक झिंगुर जिहादी पकड़ा गया जिसको मीडिया छांगुर बाबा कहता है, उसको मैं झिंगुर जिहादी कहता हूँ। ऐसे ही एक गैंग ये गैंग पकड़ा गया बस्ती में और गोंडा में, और दूसरा गैंग पकड़ा गया है बरेली में। तो ये जो भारत के और उत्तर प्रदेश के इस्लामीकरण का प्रोग्राम था, और उस पे जो योगी जी ने जो प्रहार किया है, और जिस तरीके से अवैध दरगाहें, मदरसे, मस्जिदें सब जो जमीन घेर करके बनाई गई थी संभल में, तमाम इलाकों में, यूपी में, बलरामपुर में, गोंडा में, बहराइच में, महाराजगंज में, सब ध्वस्त की जा रही हैं। ये परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। और अखिलेश यादव में समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो योगी सरकार के खिलाफ कोई राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा कर सके। उनमें ताकत नहीं, उनके पास कैडर नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है। और फिर जो उनके लोग हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी मामले में अवैध अवैध खनन में और अवैध जमीन जमीन पे अवैध कब्जे में, शराब के धंधे में, किसी ना किसी अपराध में लोग बड़ी संख्या में इन्वॉल्व हैं, और जो सरकार से लड़ने का साहस नहीं कर सकते। मामला केवल ये है। अब और ये पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। ये सब इसी तरह के जो है। अब जैसे उनका कल बयान आया कि जीएसटी में स्लैब टैक्स रेट कम करने से महंगाई कम नहीं होगी। अब उनको ये जानकारी नहीं है कि 1947 के बाद भारत के इतिहास में एक इमरजेंसी का अपवाद छोड़ दें 76 का, तो आज इन्फ्लेशन या महंगाई की दर लोवेस्ट है, बिलो 2% है। और ये जो है जीएसटी की दरों में कमी होने के बाद महंगाई में और कमी आएगी, और अगर कमी नहीं भी आएगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, बाजार में खरीदारी बढ़ेगी जी, और ओवरऑल टर्नओवर बढ़ेगा, और बाजार में ज्यादा मुद्रा आएगी, फिर भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो उनको चाहिए मुद्दा। और इनका संकट आगे इसलिए बढ़ने वाला है कि जो बिहार में जो चुनाव आयोग ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अभियान चलाया था, और उसके बाद जिस तरीके से 60 लाख मतदाता फर्जी बाहर किए गए वोटर लिस्ट से, उसके बाद इन्होंने वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी यात्रा शुरू की, उसका बिहार में कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होना भी था, तो इनके आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री की माता जी, स्वर्गीय माता जी को जो भद्दी भद्दी गालियां दी, उससे इनका रहा सहा जो भी था इनके प्रति समर्थन, वो भी जाता रहा। और जो मतदाता जो एनडीए बीजेपी के साथ है, वो और दृढ़ता से बीजेपी के पीछे खड़ा हो गया दिखता है आज की तारीख में। आप तो वहां होके आए, आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर के राजनीति में जिंदा रहने के लिए एक मजबूत मुद्दा चाहिए होता है। मुद्दा है नहीं, तो यही सब जो है जाति का भेदभाव और टोटी चोरी और वो अधिकारी, ये सब पुरानी बातें उखाड़ो, ये हो रहा और कुछ नहीं है। जी। वो असल में सर, जब ये टोटी चोरी वाला जब ये प्रकरण उठा था, तो अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटी लेके पहुंच गए। तो बात ये, उसके बाद एक पत्रकार ने वो जो विक्रमादित्य मार्ग पे इन्होंने कोठी, जो मैं तो कहूंगा कब्जाई थी, तो उसका हाँ। पूरा पूरा सर एक टूर कराया था। तो जिस बेरहमी से, सर एक तो होता है मकान, हम लोग भी सारी जिंदगी फौजी क्वार्टरों में रहे, और आप तो यकीन मानिए कि हमारी माँ जब फौजी क्वार्टर खाली, जब हमारी ट्रांसफर होती थी, तो हमारी माँ जब वो क्वार्टर खाली करती थी, तो जाने से पहले अच्छी तरह जाले मार के, धो के, पोंछ के,
मतलब एकदम साफ सुथरा घर छोड़ के जाती थी, जिससे कि जो आने वाली फैमिली है वो उसको ये लगे कि यहाँ पे बड़े सभ्य सुसंस्कृत लोग रहते थे। मेरी माँ कहती थी। अच्छा, अखिलेश यादव ने तो जो पेड़ पौधे वो उस घर में लगाए थे, कदम्ब का और पारिजात का पेड़, उनकी गिनती कर रहे थे कि मैं तो अपना पेड़ वहां लगाया हुआ छोड़ के गया हूं। अच्छा सर, वो जब घर दिखाया गया था ना, तो मुझे लगता है अच्छा, ये इतने बड़े लोग हैं, ये खुद तो अपना घर खाली किए नहीं होंगे, इनके तो कारिंदों ने वो घर खाली किया होगा, और सपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी खीज मिटाने के लिए, वो जैसे हनुमान जी ने लंका नष्ट की थी ना सर, उस तरीके से वो घर तहस नहस करके इन्होंने वो खाली किया था, जो अगले दिन वो वीडियो बहुत पूरे देश में देखा। और मुझे ऐसा ये लगता है कि ये, चूंकि भूतपूर्व मुख्य भाई, अब ये दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर भूतपूर्व तो रहेंगे ही जी, जी, जिंदगी जी, भर। जी। तो ये समझते थे कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो बंगला तो अब सारी जिंदगी मेरा ही हो गया। उस हिसाब से इन्होंने उसकी साज सज्जा सरकारी पैसे से कराई थी। सर उसके अंदर जो मार्बल और टाइल्स और मोज़ैक और वो सारा जो एसी लगे हुए थे ना उनके जिम में, और उनके सर वो इतने महंगे महंगे थे वो, क्या नाम, केजरीवाल के शीश महल से कम नहीं था वो नहीं, वो ज्यादा ही बंगला। था ये, ज्यादा ही था ये। तो सर ये सरकारी बंगले या सरकारी पैसे से सारी जिंदगी ऐश और अय्याशी करने वाली जो सोच है ना, उस सोच कहीं से उसको ठेस लगी थी। उस उनकी जो जो नीयत है कि सरकारी पैसे पे सारी जिंदगी ऐश करनी है। तो सर उससे अच्छा एक बात बताइए, कौन आदमी अपने घर की टोटियां उखाड़ के ले जाता है? आप, मैंने देखिए, तो आज तक ये नहीं ये सुना। ये जैसे भी हो, ये कंट्रोवर्सी बन गई। और आजकल कंट्रोवर्सी मीडिया नहीं, सोशल मीडिया बनाता है। कोई भी जी। अखबार ये सब नहीं लिखेगा कि, या कोई भी टीवी रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताएगा कि फलाना नेता ये चीज घर से चुरा ले गया, तो कोई भी चीज हो। ये सोशल मीडिया में तो कहीं कोई किसी पे नियंत्रण है नहीं। फेसबुक है, ट्विटर है, और या जो या अन्य प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है, सब पे। तो और फिर अब तो तमाम तरह के वो आ गए हैं मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो भी बनाते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये ज्यादा ही सक्रिय हैं बीजेपी के खिलाफ। और ये दिल्ली में जाकर के बड़े बड़े वकीलों के यहाँ भी बैठते हैं कि अगर कोई मुकदमा होगा तो राहत मिल जाएगी। मूल समस्या ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां भारत में जितनी भी हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा जो है एक भावुकता भरे और एक इमोटिव इशू के आधार पर राजनीति करती हैं, अपने परिवार के नाम पर, अपनी जाति के आधार पर। और ये जवाबदेही के दायित्वों से सदैव मुक्त रहना चाहती हैं। ममता बनर्जी की सरकार बिहार के बंगाल के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लेकिन वो किसी किस्म के जवाबदेही के दायित्वों से मुक्त रहना चाहती है। अगर केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशन का 138 अमेंडमेंट बिल लाई है, और वो सर्वदलीय समिति को रेफर किया गया है, और उस बिल में ये प्रोविजन है कि यदि कोई मंत्री 1 महीने से अधिक जेल में रहेगा, तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये अजीब स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहता है महीनों, उनका मंत्री 2 साल जेल में रहता है, लेकिन मंत्री बना रहेगा। तमिलनाडु में एक मंत्री कई महीने जेल में रहा, मंत्री बना रहेगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, इसका सर्वाधिक विरोध ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के द्वारा हो रहा है। और उनकी एक एमपी जो है पार्लियामेंट, शायद उन्होंने सबसे आगे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, महुआ मोइत्रा ने। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रूल्स हो रहा है बिहार में, उसका भी सर्वाधिक विरोध जो है टीएमसी कर रही है। और महुआ मोइत्रा भी जो है एक पिटिशनर है इस पूरे मामले में। तो यूपी में भी क्षेत्रीय पार्टी कोई अपवाद नहीं है। और वो हमेशा विक्टिम कार्ड की, साहब हम तो डराए हुए सताए हुए लोग हैं। और काल्पनिक कहानियां हैं कि ब्राह्मणों ने और राजपूतों ने हमको सताया और मारा, पढ़ने लिखने नहीं दिया। ये सब काल्पनिक कहानियां गढ़ी गई हैं।
जबकि अगर 18th सेंचुरी के मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स की रिपोर्ट को देख लिया जाए, तो 18th सेंचुरी तक भारत में या बल्कि 1850 तक भारत में लिटरेसी लेवल 96% था और 7.5 लाख गुरुकुल चलते थे और इनमें 76% उन छात्रों की संख्या थी जिनको आज दलित, पिछड़ा वर्ग और जनजाति या ट्राइबल का कहा जाता है। और उस समय साक्षरता की दर 96% थी और ब्राह्मणों की संख्या जो थी औसतन जो है वो 12% थी। कर्नाटक के कुछ इलाकों में ये 22 से 24% थी। ये सब रिकॉर्डेड है और धर्मपाल जी की एक पुस्तक है भारत का स्वधर्म, उसमें ये सारा डेटा प्रमाण सहित दिया हुआ है। अब और यहाँ समस्या शुरू हुई है जब अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हुआ 1857 के गदर के बाद। 90 साल में अंग्रेजों ने पूरी जो है गुरुकुल व्यवस्था जो है नष्ट कर दी, वर्ण व्यवस्था नष्ट कर दी और जितने पारंपरिक उद्योग थे, काम धंधे थे, वो खत्म कर दिए और जो बाकी रही सही कसर थी, वो आजादी के बाद पंडित नेहरू का जो समाजवाद के प्रति प्रेम था, वो उन्होंने नष्ट कर दिया। 568 या 564 रियासतों का भारत में विलय हुआ। उन सारी रियासतों के जो पारंपरिक कुटीर उद्योग थे, उनको केंद्र सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया। तो और यहाँ पे हर जाति किसी न किसी ऑक्यूपेशन, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी है। जो लोहार है, वो लोहे का काम करता है, इसलिए वो लोहार है। जो सुनार है, वो काम करता है आभूषण का अन्य जुड़ा हुआ काम, तो उसको उसको सुनार कहा जाता है। ये कोई जाति नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल कास्ट है। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका व्यवसाय है, वही आपकी जाति हो गई। जो लकड़ी का काम कर रहा है, वो बढ़ई हो गया। बढ़ई कैन बी एनीबॉडी। वो किसी भी जात का हो सकता है। तो ये जाति व्यवस्था में जो जो जहर के बीज अंग्रेज बो गए, उसका परिणाम ये देश आज तक भुगत रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु में जो अंग्रेजों द्वारा खड़ा किया गया एंटी ब्राह्मण मूवमेंट और जिसके नेता बने थे ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, बड़ा आदमी। और इनके सबसे बड़े फाइनेंसर थे कोल्हापुर के शाहू जी महाराज, जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नायक हैं। तो ये सब इतिहास में दर्ज है, कोई पढ़े। लेकिन लोगों को लगता है कि हम जो है आरक्षण के विरोध में है, हम जो है इस जाति के विरोध में, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम केवल आपको बता रहे हैं कि जो संदर्भ जो इतिहास में उपलब्ध है, केवल उसको पढ़ लेना चाहिए, लोगों को सब समझ में आ जाएगा। और ये लगातार झूठ बोला जा रहा है और केवल यही बचा हुआ है, जाति जाति जाति। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो सरकार की वेलफेयर योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का जो सबको सब तक लाभ पहुंचा है, उसके चलते जाति की अपील कमजोर हो रही है। ये संकट है समाजवादी पार्टी का, ये संकट है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी के पास आज यूपी की विधानसभा में 403 सीटों में केवल 1 सीट है। विधान परिषद में 100 सीटों में उसके पास एक भी सीट नहीं है। लोकसभा में 543 सीट लोकसभा की है, 80 यूपी से हैं, उसके पास एक सीट नहीं है। तो ये जो जाति आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उसकी जड़ें यूपी में बहुत कमजोर हो गई हैं। तो जाति के नाम पर गोलबंदी करना बहुत कठिन काम होता जा रहा है। 1990 में जब मंडल लागू हुआ था, तब मुलायम सिंह यादव ने नारा दिया था कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, डीएम, सीएम, पीएम अब तीनों अपने होंगे। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार का काम है हमारे लिए ये काम करना, और सरकार ये काम कर रही है। मुख्यमंत्री की जाति इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री जो जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो नागरिकों के प्रति जो दायित्व है, जो ड्यूटी है, क्या उसका निर्वहन कर रही है? हाँ, कर रही है। तो जाति का मुद्दा ही खत्म हो गया। ये कहना कि इस जाति का मुख्यमंत्री आएगा तभी इस जाति का कल्याण होगा, इस पाखंड को बीजेपी ने केवल यूपी में नहीं, पूरे देश में ध्वस्त कर दिया है। ये समस्या है समाजवादी पार्टी की, जिसके चलते उनको टोटी याद आ रही। जी। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न, आखिरी 1 मिनट हम लोग बात और करेंगे।
आपको क्या लगता है कि आज जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, 27 में अखिलेश यादव के लौटने का कोई चांस है? देखिए, ये बात तो चुनाव के समय, चुनाव के बाद कहना ठीक होगा। जो इस समय ब्रॉड परिस्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी के इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का, वोटों को गोलबंदी करने का जो आधार था, जो इकोसिस्टम था, वो पूरा पूरा बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है अपनी गवर्नेंस से, अपने और अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। लोगों को समझ में आ रहा है कि एक बेहतर कानून व्यवस्था कैसे गरीबों के लिए हित में होती है। लोगों को समझ में आ रहा है कि अब हमारी बेटियां आराम से स्कूल कॉलेज जा सकती हैं, आराम से जो है वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, बाजार में, विद्यालय में, मंदिर में जा सकती हैं, और अब उनकी सुरक्षा को लेके खतरा नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, महिला पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थान पे, हर नागरिक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो समान अधिकार, समान सम्मान, समान सुरक्षा का अधिकारी है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करके दिखाया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई घटना होती नहीं। बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, 25 करोड़ आबादी है, कोई ना कोई सामाजिक तनाव, कॉन्फ्लिक्ट ये जो है यहाँ लगा रहेगा। कभी कोई तीज त्योहार है, कभी कोई जुलूस है, कभी पंचायत चुनाव है, कभी नगर निकाय चुनाव है। तो समाज में टकराव के, कॉन्फ्लिक्ट के, और सोशल टेंशन के कोई ना कोई मुद्दे हमेशा किसी न किसी कोने में उभरते रहते हैं। अब जैसे कल जो है कर्नाटक में, कर्नाटक के मांड्या जिले में गणेश चतुर्थी की मूर्ति का होना था विसर्जन, उसका जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर पत्थर फेंके गए कर्नाटक में। उसके पहले बड़ौदा में गणेश जी की मूर्ति के ऊपर मुसलमानों ने अंडे फेंके। अब ये जो बदमाशी है, ये तो जानबूझ करके जो है तनाव पैदा करने की साजिश है ना। कोई यूपी में करके देख ले जरा। अब 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश के कोने-कोने में दुर्गा जी की मूर्ति पंडाल स्थापित होंगे, उसमें पूजा आराधना होगी, उसके बाद मूर्ति का विसर्जन होगा। तो इसमें जो लोग शरारती तत्व हैं, जिनको खुराफात करके ही राजनीति करनी है, वो कोई ना कोई गड़बड़ करने की कोशिश हर बार करते हैं। लेकिन यूपी में जब से योगी जी आए हैं, अब ये घटनाएँ ना के बराबर हो गई हैं। और चाहे कोई इलाका हो, वो चाहे पश्चिम यूपी का मुस्लिम बहुल इलाके हो, चाहे कहीं हो, अब तीज त्योहार बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद को छोड़ करके, वो चाहे मुसलमानों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, अब कहीं कोई तनाव ये या टकराव जैसी घटनाएँ नहीं आती हैं। जब ये सब बंद हो जाएगा, तो फिर समाजवादी पार्टी राजनीति क्या करेगी? कहाँ से करेगी? तो ये जो आपका सवाल है कि 27 में क्या होगा? जैसा पिछले 8 साल से चल रहा है और यही ऐसा चलता रहेगा, तो समाजवादी पार्टी के पास केवल जाति और ये जो आपका जिहादी इस्लाम के लोगों के अलावा कौन वोट देगा इनको? ये इनकी ये चिंता है इनकी सबसे बड़ी, कि जी। हम क्या मुद्दा लेके जाएँगे जनता के सामने? और यूपी में जो मोटा परिवर्तन है, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। 2017 मार्च में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तब यूपी में जो कुल बिजली सप्लाई हो रही थी, वो 16,000 मेगावाट थी। आज 31,000 मेगावाट है। जनता को बिजली चाहिए, जनता को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, बाकी काम जनता स्वयं कर लेगी। और जी। यदि सरकार कर देती है, तो वो बोनस है, और वो बोनस यहाँ लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ा बोनस ये मिल रहा है कि गन्ना किसानों का अप टू अपडेट पेमेंट हो रहा है। आज की तारीख में जो पिछला जो केंद्र क्रशिंग सीजन था 24-25 का, उसका मेरे ख्याल से जो बकाया होगा, वो होगा 1.5 से 2%। साल में 35,000 करोड़ रुपए से ऊपर का अधिक का जो है गन्ना किसानों को भुगतान होता है चीनी मिलों के द्वारा। आज यूपी में गन्ने से चीनी बनती है, उससे शीरा बनता है, शीरे से बनता है एथनॉल, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ खरीदती हैं, जिसको पेट्रोल में मिलाया जाता है। आज चीनी मिलों को गन्ना नहीं मिलता, ये स्थिति है यूपी में। गन्ना किसान हर साल रेट में बढ़ोतरी नहीं चाहता,
लेकिन गन्ना किसान समय पे अपना भुगतान चाहता है। अब तक योगी जी के 8 साल के कार्यकाल में 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान हो चुका है। 3 लाख करोड़ रुपए का। और इसमें अगर गेहूं भी जोड़ लें, धान भी जोड़ लें और मक्का जोड़ लें और जो श्री अन्न है, बाजरा है, तो ये ये राशि में और कम से कम आ जाएगा पैसा 75 से 80 हजार करोड़ रुपया। तो गांव की इकोनॉमी में पैसा पहुंच रहा है। तो इससे ग्रामीण जनता प्रसन्न है और जी सबको जो है आपका आपका निःशुल्क गेहूं चावल तो मिल ही रहा है। तो इससे परेशानी है कि सरकार पे आरोप क्या लगाएं? सरकार को किस बिल्कुल। मुद्दे पे पीटें? जी जी सर, आपने ये एकदम सही कहा। मैं अभी बिहार भी घूम के आया हूं और अब यूपी की भी बता रहे हैं। बिहार में भी लालू जी के और के पास, कांग्रेस के पास नीतीश बाबू के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं, और यही कोई हाल। मुद्दा ही नहीं है। और ये यूपी राष्ट्रीय में है। स्तर पे समस्या है। आज विपक्ष के हाँ। पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए फर्जी मुद्दा है, वोट मुद्दे, वोट चोरी, ये वो सब जो है इनको लेके उड़ते रहते हैं। खैर सर, आज की चर्चा को ही समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार। नमस्कार।